चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोशन और जो रेस्ट होता है वो एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और उसके लास्ट में हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, मोशन और जो रेस्ट होती है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। अब कैसे है, जैसे मान लो एक गाड़ी है, चल रही है, उसके अंदर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो। तो चलती हुई गाड़ी में आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त किस में है? मोशन में है। वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। लेकिन आपके दोस्त को अगर गाड़ी के बाहर से कोई इंसान, कोई व्यक्ति देखता है, तो उसके लिए तो आपका दोस्त किसके अंदर है? मोशन के अंदर है ना, क्योंकि गाड़ी चल रही है। तो इस तरीके से मोशन और रेस्ट क्या होगी? रिलेटिव टर्म हो गई ना। एक जगह से देखा तो वो जो आपका दोस्त है उसको ऑब्जेक्ट मान के चलते, वो ऑब्जेक्ट आपको किस में दिख रहा था? रेस्ट में दिख रहा था। और दूसरी जगह से आउटसाइड द कार हमने जब देखा, तो हमने उसको क्या देखा कि आपका जो दोस्त है ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इसी तरीके से मान लो कोई कमरा है, कमरे की वॉल है, आप कमरे में बैठे हो, कमरे की वॉल है, वो आपके लिए तो किसमें है? रेस्ट में है ना। उसी वॉल को अगर आप स्पेस से जाके देखते हो, अर्थ के बाहर जाकर देखते हो, तो अर्थ क्या करती है? अपने ऑर्बिट पे रोटेट होती है, चक्कर लगा रही है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो अब वो चक्कर लगा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ मोशन कर रही है, तो आपको वॉल भी क्या दिखेगी? मोशन करती हुई दिखेगी। लेकिन जब आपने कमरे में से उस वॉल को देखा था, तब तो वो रेस्ट में थी। तो इस तरीके से मोशन और रेस्ट क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के रिलेटिव टर्म हो जाते हैं। देखो, अ बॉडी मे बी एट रेस्ट रिलेटिव टू वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम टाइम इट मे बी इन मोशन, उसी टाइम पे वो क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है, रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल वही, एक पैसेंजर सिटिंग इन अ बस, बस इज एट रेस्ट, बस किस में है? रेस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। ठीक है। तो इस तरीके से मोशन और रेस्ट के एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। डिस्टेंस क्या होता है कि मान लो द एक्चुअल लेंथ, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो, पोजीशन तो आप लोगों को पता है क्या होती है। अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है बेटा? इनिशियल पोजीशन वो होती है जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, और फाइनल पोजीशन कौन सी होती है? जहां पर ऑब्जेक्ट ने मोशन करना बंद कर दिया, जहां पर जो लास्ट में जाकर रुक गई है। तो उसने बोला है कि जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, वहां से लेके जहां तक ऑब्जेक्ट चला है, उसके बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? जितनी भी लेंथ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके बीच का डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके बीच का डिस्टेंस बोलेंगे। देखिए, समझते हैं आपने। मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू करा, ए पॉइंट से आप पहले यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं आ गए। ठीक है। इस बी पॉइंट तक आप पहुंचे हो, तो आपकी ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये आपकी हो गई इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई? ये वाली इनिशियल। यहाँ तक चले हो तो ये कैसी पोजीशन होगी? आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो ये जो लेंथ आपने कवर करी है ए से बी तक पहुंचने के लिए, यही आपकी क्या हो गई? ये ए बी पूरी की पूरी क्या हो गई? आपकी डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? डिस्टेंस। ऐसे 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 चले। ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ। देखो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। आपकी एनसीईआरटी में इसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। उसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ी हुई है, स्केलर और वेक्टर दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हमारे पास मीटर होती है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। देखो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, हमने इसकी डेफिनेशन से क्लियर है ना कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी मूविंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब मान लो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप थोड़ा सा भी अगर मूव हो गए, तो उनके बीच में कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर कर ही लिया ना आपने। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब जैसे आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, तो आप रास्ते में ना वो बोर्ड्स देखते होगे डिस्टेंस, जिनके ऊपर लिखा होता है। मान लो यहाँ से दिल्ली 400 किलोमीटर रह गया या 300 किलोमीटर रह गया, जहां भी आप जा रहे हो। आपने कभी देखा ऐसे -300 किलोमीटर रह गया या -400 किलोमीटर? नहीं देखा ना। तो डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होता? माइनस में नहीं होता। ये हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव होगा, और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये डिस्टेंस था। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इजी सी टर्म है। अब देखो, ये भी क्या एक तरीके से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ही डिस्टेंस है, बट ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। देखो, अब देखो, आप यहाँ से चले थे और यहाँ पर यूं घूम घुमा कर आए, ये तो आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब अगर आप डायरेक्टली ऐसे आ जाते तो इस पॉइंट तक, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया?
डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डेफिनेशन बोलती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। अब अलोंग विद डायरेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसी है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे मान लो आप यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ये फाइनल पोजीशन थी। ये तो आपने जो कवर किया, ये तो क्या है, डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इसके बीच का क्या हो सकता है, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ, आप डायरेक्टली ऐसे भी तो जा सकते थे। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी डायरेक्शन हमने बाउंड कर दी ना, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए आप बाउंड होगे कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि अलोंग विद द डायरेक्शन का मतलब है कि ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी क्या होती है, हमारे पास डायरेक्शन भी होती है बेटा। ठीक है, आगे देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बेटा ये जीरो हो सकती है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू किया था, आप यूं गए, वापस यूं गए और वापस यहीं पर आ गए, तो आपकी अब इनिशियल पोजीशन भी यही है और आपकी फाइनल पोजीशन भी यही है। अब देखो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, यही है, इसी पॉइंट पे इनिशियल आ गया, इसी पॉइंट पे फाइनल आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो इसने कोई ना कोई कवर किया, तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, कब, जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा वो हम भी आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि मान लो हमने क्या किया है, चलना शुरू किया है, छोटा सा क्वेश्चन है वो अभी हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ओ पॉइंट से चला, फिर वो ए पॉइंट पर आया, और फिर वो कहाँ चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। ओ से चला था, ओ से ए में चलने के लिए उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर ए से बी में उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो बहुत इजी सा और फर्जी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो डिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया कि एक्चुअल लेंथ यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है मेरे पास। ठीक है, डिस्टेंस क्या आएगा, ओ ए प्लस में ए बी, कितना आ गया, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो डिस्टेंस तो कितना आ गया मेरे पास, 7 मीटर आ गया। ठीक है, इजी था। अब डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो देखो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना मेरे पास, ये वाला। तो ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और गौर से अगर मैं देखूं तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर अगर मेरे को ये निकालनी हो, तो मैं क्या यूज करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी, जिसके अंदर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस कितना है मेरा, ओ बी की स्क्वायर है, और बेस कितना है मेरा, ओ ए की स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर कितना है, ए बी की स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज है वो इसमें पुट कर देते हैं। ओ बी मुझे निकालना है, ये मुझे नहीं पता। देखो ओ ए कितना है, ये कितना है, 3 मीटर, तो 3 की स्क्वायर, ये कितना है, 4, 4 की स्क्वायर। ठीक है, तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है मेरे पास, 9, और 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16। तो 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो ये तो आया ओबी स्क्वायर की वैल्यू, मुझे तो ओबी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। अब बताओ 25 किसका रूट है, 5 का, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 5 मीटर। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आ गया मेरा, 5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर। कितना है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके।